आतंकजीत सर, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं, आपसे शुरुआत करता हूं इस चीज की। सर, ये जो चुनाव परिणाम आ रहा है, जो अभी तक जिस तरीके से बढ़त दिख रही है, अगर ये मेंटेन रहती है और चुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत हासिल होती है, तो सर देश, उत्तर प्रदेश की सियासत के साथ साथ देश की सियासत पर इसका जो असर है वो कैसा रहेगा? राम प्रकाश जी, नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इस इलेक्शन को सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी का इलेक्शन देख रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको कैनवस थोड़ा वाइडर करना पड़ेगा और इसको इंडिया बनाम एनडीए के रूप में देखना पड़ेगा। आपको पता है कि आज 7 बाई इलेक्शंस की बात चर्चा चल रही है, जिसमें घोसी में समाजवादी पार्टी 12वें राउंड में 18,000 वोटों से बीजेपी से, बागेश्वर में बीजेपी आगे है, डुमरी में बीजेपी आगे है, दुर्गापुरी में टीएमसी आगे है, धारनपुर और बॉक्सनगर त्रिपुरा के रिजल्ट अभी आने हैं और पुतपल्ली में कांग्रेस लेड अलायंस जो है यूडीएफ वो 38,000 वोट लेके आगे है। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें आप अगर घटक दल देखें जो इंडिया के साथ हैं और जो एनडीए के साथ हैं, उसमें क्लियर कट इंडिया की जो बढ़त है वो ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बनी हुई। इसका मतलब ये है कि ये भाजपा की नीतियों के खिलाफ वोट पड़ा है, समाजवादी पार्टी की इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, कांग्रेस की इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, इंडिया के गठबंधनों की इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के उस पर वोट पड़ा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने ये भी कहा कि देखिए ये इंडिया की अलायंस कैसा है, जो वेस्ट बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे से लड़ रहे हैं, यूडीएफ एलडीएफ की लड़ाई चल रही है पुटुपल्ली में, केरला में, और ये कैसा अलायंस है जो ऑल इंडिया बेसिस पे मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहता है। पर इंडिया के अलायंस ने ये दिखा दिया कि अगर वो एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ रहे हैं तो वो एक नेचुरल स्पिरिट में इलेक्शन लड़ा जा रहा है। स्टेट पॉलिटिक्स का इलेक्शन है, वहां के लोकल स्थानीय मुद्दों का इलेक्शन है, वहां के लोकल कैंडिडेट की स्ट्रेंथ पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। इसमें कोई कांग्रेस और लेफ्ट की या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की या इंडिया के और घटक जो दल हैं उनकी आपस की लड़ाई की, ये आपस में कोई द्वेष या ईर्ष्या की लड़ाई नहीं है। ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी है। इस हेल्दी डेमोक्रेसी में हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है और जिस तरीके से पब्लिक को समझ में आएगा और पब्लिक को लगेगा कि ये नुमाइंदा जो है हमारा वो सही कर रहे हैं लोग, तो उस नुमाइंदगी पे वोट दिया जाता है, ना कि मोदी जी के नाम पर या अमित शाह के नाम पर। ये जिस तरीके से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शंस की नई कवायद शुरू हुई है 2019 के बाद, आपने देखा कि 18 स्टेटों में ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं और प्रधानमंत्री मोदी जगह जगह इलेक्शन कैंपेन करने गए, हिमाचल में गए, कर्नाटक में गए, और वहां पे उनको हार का सामना करना पड़ा क्योंकि लोगों ने सेंट्रल लीडरशिप को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि स्टेट लीडरशिप कवायदों पे लड़ी जानी चाहिए, लोकल इलेक्शंस लोकल मुद्दों पे लड़े जाने चाहिए और नेशनल इलेक्शंस नेशनल मुद्दों पे लड़े जाने चाहिए, ना कि उसका ध्रुवीकरण करा जाए, कमलाइजेशन करा जाए, पोलराइजेशन करा जाए। तो घोसी में एक पहल हुई है और इसमें भी अगर इंडिया अलायंस को लीड करती है तो एक बहुत बड़ा फायदा बाकी अलायंस पार्टनर्स को भी मिलेगा। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, एक परफेक्ट सेटअप है। और इसमें बीजेपी क्योंकि हड़कंप में है, कभी वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, कभी वो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन कन्वीन करती है बगैर कोई एजेंडा बताए, और प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ तक दिखाया जाता है मैं दिल्ली में हूँ तो G20 यहाँ समिट शुरू हुई है, एक तरह का यहाँ पे आना जाना जो है वो मुश्किल हो गया है लोगों का। कई जगहों पे बैरियर लगाए गए हैं, पब्लिक गाड़ियां बसें और मेट्रो चलने में दिक्कत है, जहां जहां मेट्रो के स्टेशन कई जगह बंद कर दिए गए हैं। और वहां पे ऐसे ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उनकी जो लोकप्रियता है वो अमेरिका, इसराइल और बाकी बड़े कंट्रीज, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट से भी ज्यादा बड़ी। तो इस तरीके से उनके कटआउट लगाए गए हैं, जबकि एक होस्ट का काम होता है कि अपने आप को निम्र रखना और जो आपके G20 के गेस्ट हैं उनको तरीके से उनका इस्तकबाल करना, उनको आगमन करना। पर यहाँ इस तरीके से दिखाया जा रहा है जैसे प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़े हैं और बाकी सब उनके सामने छोटे हैं। तो ये जो बीजेपी का लार्जर देन लाइफ इमेज दिखा के प्रधानमंत्री मोदी को एक कटआउट के रूप में पेश करना,
मुझे लगता है पब्लिक उसको रिजेक्ट कर चुकी है और आने वाले समय में इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। जी आतंकित सर, सर एक चीज बड़े उस पर, पहले तो एक बात तो अडानी का इन्होंने जिक्र कर दिया भाई साहब ने उस चीजों पर। सर जब देश की बात हो रही है, चाहे वो G20 की बात हो रही थी, मोदी के कटआउट की बात हो रही थी, सर देश को लेकर के जब बात होती है, जब अडानी पर सवाल पूछा जाता है, तो सरकार की तरफ से सरकार वाली पार्टी के नेता ये कहना शुरू कर देते हैं कि देश का अपमान किया जा रहा है। जब अडानी को लेकर के सवाल पूछना देश का अपमान हो सकता है, तो फिर मोदी जी का कटआउट लगना तो फिर बहुत सामान्य सी चीज है। एक बहुत संक्षेप में टिप्पणी इस पर, प्लस साथ में सवाल में जोड़ दूं सर। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान की मैं बात कर रहा था कि भाई आए ये अमित शाह के थ्रू हैं, अमित शाह ने इनकी ज्वाइनिंग कराई, उन्हीं के दबाव में उनको दारा सिंह चौहान को फिर से प्रत्याशी बनाया गया। पर अब जब इनको चुनाव में हार मिलेगी, तो क्या इस हार की जिम्मेदारी भी अमित शाह के ऊपर जानी चाहिए, या फिर इसके लिए यहाँ प्रदेश के नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और उनको लेकर के और अमित शाह को लेकर के हमेशा से एक चर्चा चलती है कि इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो बहुत अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है, विरोध की बात होती है। तो इसके चलते जो है ठीकरा क्या योगी आदित्यनाथ के सिर पर फोड़ने का प्रयास होगा केंद्र की तरफ से, या अमित शाह इसके लिए जिम्मेदारी लेंगे? जो आपका पहला सवाल है राम प्रकाश जी अदानी के बारे में, अदानी को तो प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छी तरह प्रोटेक्ट किया है, और चाहे वो राफेल का मामला हो जिसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई थी फ्रांस के साथ, चाहे वो श्रीलंका का मामला हो जिसमें पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का हस्तक्षेप हुआ, उसके बाद ही वो पावर प्रोजेक्ट जो है वो अदानी को दिया गया। देश के जितने भी प्रमुख एयरपोर्ट्स हैं वो अदानी को संचालित करने के लिए दिए गए, जबकि उनका कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था। और अब जो तमिलनाडु की सरकार है उसने यहाँ तक कह दिया है कि ये ज़मीन जो है, जब यहाँ एयरपोर्ट बनना था त्रिची में और बाकी जगहों में, तो वो एयरपोर्ट बनाने के लिए ज़मीन जो है स्टेट ने दी थी। वो स्टेट की ज़मीन है, यहाँ की पब्लिक की ज़मीन है, यहाँ के लोगों की ज़मीन है, और उसका रेंट रिसीव किए बगैर, लिए बगैर हम ये एयरपोर्ट AAI द्वारा हमने ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया था चलाने के लिए, ना कि अदानी को ट्रांसफर करने के लिए AAI को दिया। और अगर ये एयरपोर्ट का संचालन जो है वो AAI से अगर अदानी को जाता है तो अदानी को इसका किराया भरना पड़ेगा, और इसके लिए वो लेजिस्लेशन भी पास करेंगे अपनी स्टेट में। तो पहल तो हो ही चुकी है अदानी के खिलाफ। अदानी जो हैं कहते हैं कि जॉर्ज सोरस जो हैं वो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है वो हिंदुस्तान की दुश्मन है। तो हिंदुस्तान की दुश्मन कैसे हो गई? वो अदानी के जो कृत्य हैं उनको उजागर कर रही है। जो उन्होंने स्टॉक मैनिपुलेशन की, कल मैंने विधिवत गिनवाया कि 8 ऐसी कंपनियां हैं जिनको सिर्फ बनाया गया था अदानी स्टॉक्स में पैसा लगाने के लिए, और उनके गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी का उसमें पूरा हाथ है उसके पीछे। और वो 8 कंपनियां 2008 और 9 में बनाई गई, और 2018 से 2022 में वो कंपनियां वाइंड अप भी हो गई। ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज है जो बनाई जाती है और उसके तुरंत 2 या 4 साल के अंदर उसको लिक्विडेट भी कर दिया जाता है? तो वो इन्वेस्टमेंट कौन लेके आता है, कहाँ से लेके आता है, वो पैसा डूबता है या उस पैसे की कमाई की जाती है? तो बगैर कोई फाइलिंग किए वो कंपनियां बंद हो जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि ये डमी कंपनीज थी जो अदानी के शेयर को 100 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक के लिए करने की थी। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, आपने जो इलेक्शन की ये बात आपकी सही है कि ओम प्रकाश राजभर आज तक कितने दल बदल चुके हैं इसकी गिनती शायद ना आपके पास है ना मेरे पास। जब इलेक्शन आते हैं कभी वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होते हैं, कभी वो बीजेपी के साथ खड़े होते हैं। उनको ये भी कह दिया गया कि आपके बेटे को जो है वो वहां से घोसी से जो है पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बीजेपी के सिंबल पे लड़ाया जाएगा। तो अपने बेटे के फ्यूचर को लेकर चिंतित होने की वजह से भी हो सकता है कि उन्होंने बीजेपी का साथ कबूल कर लिया हो। और ये बात भी सच है कि योगी आदित्यनाथ को सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स जो अमित शाह की है, यूपी में हस्तक्षेप है, वो उनको पसंद नहीं आता है। और हो सकता है कि ये इलेक्शन घोसी में हारने से एक मैसेज योगी आदित्यनाथ का सेंटर की बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी को भी गया हो कि अगर आप योगी आदित्यनाथ को कॉन्फिडेंस में लेके इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो आप इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। इसमें योगी आदित्यनाथ का कद बड़ा हो जाता है बीजेपी में। अब इंटरनल पॉलिटिक्स उनकी क्या है ये तो वही जाने, पर मेरे हिसाब से ये बात सच है। दूसरी बात, जो इलेक्शन रिजल्ट अभी तक 12 राउंड्स जो काउंटिंग हुई है जिसमें 18,000 वोटों से
आपके समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो आगे नजर आ रहे हैं, उसमें बीएसपी का भी एक अच्छा वोट बैंक है। तो ये बात तमाम हलकों में कही जाती है कि अगर बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस में इलेक्शन लड़े तो उत्तर प्रदेश में 50 से 55% वोट परसेंटेज जो है वो इंडिया अलायंस को मिल सकता है और इसकी संभावनाएं बहुत प्रबल है। अब मायावती ने यहां तक कहा है कि जो हम इलेक्शन खत्म होने के बाद लोकसभा अलायंस के बारे में सोचेंगे कि हम एनडीए के अलायंस के साथ जाएंगे या इंडिया के अलायंस के साथ जाएंगे। तो उन्होंने सबको गेसिंग गेम में रखा हुआ है। पर अगर बीएसपी इंडिया अलायंस में आ जाती है तो इंडिया अलायंस बीजेपी के मुकाबले बहुत मजबूत स्थिति में होगा इलेक्शन लड़ने के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर। और जो ओबीसी दलित समीकरण है और मुसलमान यादव वोट बैंक है वो कंसोलिडेट होगा और उससे बीजेपी को काफी क्षति हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। जी जी जी। आत्मजीत सर, जो अभी वेद भाई ने बात कही है, लगातार इस चीज की चर्चा चल रही थी कि अगर दारा सिंह चौहान चुनाव हारे या जीते, इन लोगों की डील है कि मंत्री बनेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार की खबर भी लगातार चल रही है कि जब उपचुनाव का परिणाम आ जाएगा हम जो मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी यूपी सरकार। वही बात ओपी राजभर के लिए भी कही जा रही थी कि ओपी राजभर को भी मंत्री बनाया जाएगा। एमएलसी की जगह अभी खाली की ही गई है। एमएलसी डॉक्टर दिनेश शर्मा राज्यसभा चले गए हैं तो वो जगह खाली हो ही गई है। तो क्या इस बात में दम है, क्या इस बात को माना जाना चाहिए कि ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया जाएगा और ये सारी चीजें केंद्र के दबाव में होंगी? क्योंकि अगर ये हारते हैं चुनाव तो कहीं ना कहीं वो उस बात में तो सच्चाई मानी जाएगी ना कि जो कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ नहीं चाह रहे हैं कि लोग चुनाव जीते हैं। आपको याद होगा एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की कवायद शुरू हुई थी, उसमें अमित शाह जी का इंटरवेंशन आया था कि एक और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की। और उस समय पे योगी आदित्यनाथ ने अपना पैर नीचे रख दिया था और ये कह दिया था कि अगर कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर दूसरा बनेगा मेरी बगैर परमिशन के या मेरे बगैर कंसल्ट किए तो मैं रिजाइन कर दूंगा। हालांकि वो मामला डिफ्यूज हो गया, उसके बाद वो सेकंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाए गए। पर यह बात सच है कि आए के दिन जब भी असेंबली इलेक्शन आते हैं, 2022 का असेंबली इलेक्शन आया तब भी, और 2024 का जब लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, तो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए, सीटों के बंटवारे के लिए और उसमें अपने हस्तक्षेप के लिए अमित शाह और सेंटर से बीजेपी हमेशा ये एक्सपेक्ट चाहती है कि वो यूपी स्टेट के पॉलिटिक्स में पूरा अपना योगदान करे और अपने लोगों को उसमें रखे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इसकी इन्होंने पहले से सोच रखी थी, जिसकी भनक योगी आदित्यनाथ को थी। और इसी वजह से दारा सिंह चौहान, आपको याद होगा 2022 के इलेक्शन में सपा से इलेक्शन लड़े थे और उनको 1,08,430 यानी कि 42.21% वोट मिला था। तो एक विनिंग कैंडिडेट को कैसे हराया जाता है, और उस समय एक बीजेपी के कैंडिडेट जो थे विजय राजभर थे, जिनको 86,214 यानी कि 33.57% वोट पड़ा था। तो ओम प्रकाश राजभर की कैसे एंट्री हुई, दारा सिंह चौहान जो एक विनिंग कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का था उसको लेकर कैसे बीजेपी ने उसको टिकट दी, ये सोचकर कि जो 1,08,000 वोट पा सकता है तो वो तो बीजेपी के सिंबल पे आसानी से इलेक्शन जीत जाएगा। पर अब वो चौंके इलेक्शन हारता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बीजेपी की सेंट्रलिस्ट पॉलिटिक्स की पूरी हार है और इसमें योगी का जो योगदान है वो काफी प्रमुख रूप से देखा जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो ओम प्रकाश राजभर की एंट्री की बात हो रही थी यूपी की गवर्नमेंट में, वो शायद अब नहीं हो पाएगी। अरुण राजभर को इलेक्शन हालांकि लड़ाने के लिए, घोसी से पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ाने के लिए अमित शाह का पूरा जोर रहेगा और योगी आदित्यनाथ की पूरी कोशिश रहेगी कि अरुण राजभर जो है वो इलेक्शन ना जीत पाए, ऐसा मुझे लगता है। पर आने वाले समय में ये बात क्लियर हो जाएगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि केरल के इलेक्शन में पुतुपल्ली में यूडीएफ लेड कांग्रेस ने 36,500 वोटों से जीत हासिल की है। तो 3 इलेक्शन रिजल्ट्स तो क्लियर हो गए हैं कि पुतुपल्ली में, घोसी में और डुंगरी में जो टीएमसी लेड कैंडिडेट हैं वो विनिंग मार्जिन से, मतलब वो काफी आगे मार्जिन से हैं और बीजेपी का वेस्ट बंगाल में इलेक्शन लड़ना भी मुश्किल है। तो 3 प्रमुख स्टेटों में, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और केरल में, ये जो इंडिया की जीत है ये आने वाले समय में बीजेपी के लिए काफी मुसीबतें खड़ी कर सकती है।
और आने वाले समय में इसकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जी। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो यहाँ पे G20 का अधिवेशन चल रहा है, इससे पहले जर्मनी में हुआ था, और ये खबर आई कि जर्मनी में इसके मुकाबले 7 गुना ज्यादा पैसा इन 3 दिनों में खर्चा किया जा रहा है। करीब 4100 करोड़ रुपया सिर्फ 3 दिन में खर्चा किया जा रहा है। उसके पहले जो पूरे साल से G20 के अधिवेशन चल रहे हैं, उनके टूरिज्म मिनिस्टर आते हैं, कभी गोवा में अधिवेशन होता है, कभी कहीं और अधिवेशन होता है, उनके खर्चे अगर ना गिने तो 4100 करोड़ रुपया सिर्फ दिल्ली के 3 दिन के अधिवेशन में। और ये इलेक्शन कमीशन को भी संज्ञान लेना चाहिए कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को प्रमोट करने के लिए कि बहुत काबिल प्रधानमंत्री हैं और G20 का पहला अधिवेशन प्रेसिडेंसी जो है इंडिया में आई है, तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और जिस तरीके से लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन की स्थिति दिल्ली में है, एसेंशियल सर्विसेज के लिए भी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, कई जगहों पे नाकेबंदी है, लोग आ जा नहीं सकते, दफ्तर बंद हैं, स्कूल बंद हैं, हॉस्पिटल्स में भी लिमिटेड डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। तो इन चीजों को लेकर अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री मोदी का जो लार्जर देन लाइफ कटआउट जो बनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है, इसका खामियाजा बीजेपी को आने वाले इंडिया वर्सेस एनडीए अलायंस में भुगतना पड़ सकता है। जी सर, जो बात अभी वेद भाई कह रहे हैं, जो सवाल था मेरा कि भाई जनता जिसको नकारती है उसको ला करके आप थोप देते हैं। भाई हो सकता है वेद प्रकाश शास्त्री बड़े अच्छे नेता हो सकते हैं, लोगों के बीच में खूब रहते हो, ब्राह्मण वोट इनके पास खूब हो, किसी भी एक समुदाय के खूब वोट हो, पर जब चुनाव हुआ और जनता ने इनको नहीं चुना, तो इसका मतलब है कि जो है वो जनता नहीं चाहती है कि ये आगे बढ़े, जनता इनको विधायक नहीं बनाना चाहती है। और विधायक ना बनाने वाले आदमी को आप ला करके मंत्री बना देते हैं, मंत्री छोड़िए आप डीसीएम बना देते हैं ला करके। तो ये जो सियासी हालात हैं, आखिर इतनी मजबूरी भारतीय जनता पार्टी की क्यों हो जाती है? दूसरा सर, एक सवाल मैं इसके साथ और जोड़ देना चाहता हूं, हालांकि मैं शिवाजी राय भाई साहब से भी उसको समझना चाहता था पर वो शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं। सर, ये बार बार देखा जा रहा है कि जो एक केंद्रीय नेतृत्व वाली जो बात हो रही है, शाह और मोदी जी की जो बात होती है, योगी जी के साथ जिन जिन लोगों की अदावतें रही, उसमें सबसे बड़ा नाम शिव प्रताप शुक्ला का देखा जा सकता है। उनको आपने उठा करके राज्यपाल बना दिया, पहले आप केंद्र में उनको ला करके मंत्री बनाया आपने। इसके बाद राधा मोहन दास अग्रवाल के लिए कहा जाता था, वो योगी उनको विधायक नहीं बनाना चाहते थे, आप ले जाकर के उन्होंने राज्यसभा का सांसद बना दिया। सर, क्या इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि योगी को कमजोर करके और उनके पैरेलल एक नेटवर्क खड़ा, उनके सापेक्ष जो है एक नेतृत्व खड़ा करने का ये जो है वो प्रयास है, जिससे योगी के ऊपर कहीं ना कहीं से एक दबाव रखा जाए? ये दबाव बनाए रखने वाली सियासत का एक चेहरा है ये? बिल्कुल आपकी बात सही है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है योगी आदित्यनाथ पर आप ये भी देखिए कि अजय मिश्रा टेनी भी उप गृह मंत्री हैं और उनपे किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का इल्जाम था। 4 किसान और 1 मीडिया कर्मी की मौत के जिम्मेदार उनके सुपुत्र तो नहीं कहना चाहिए, पर मैं कुटित मन से कह रहा हूँ, तो मोनू जो उनके बेटे हैं, मोनू मिश्रा, तो अजय मिश्रा टेनी क्यों बने हुए हैं उप गृह मंत्री? किसका हाथ है उनके सर पर? तो अमित शाह का हाथ है उनके सर पर। और जितने भी नाम आपने लिए, अगर वो सेंटर की सरपरस्ती में मिनिस्टर बनाए जाते हैं या उनको राज्यसभा में बैठाया जाता है या उनको कोई ऐसे कमीशन के पद दिए जाते हैं, तो वो योगी आदित्यनाथ के फेवर में ही जा रहे हैं, क्योंकि वो सब दागी लोग। और जैसे कि आपने सही तरीके से कहा कि जनता ने जब उनको रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद सेंटर में लोग ये सोचते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जिसको हाथ लगा देंगे वो सोने का हो जाएगा, तो वो ऐसी बात नहीं है। उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी जा सकती है। किसान आंदोलन में आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को झुकना पड़ा, और उनके झुकने के बावजूद जो है एमएसपी को लेकर अभी तक उसकी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थी, जो कमेटी बनाई गई, वो कमेटी उन्हीं के लोगों के द्वारा बनाई गई और उसके बाद एमएसपी पे कोई फैसला नहीं हुआ। तो मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी झुके भी, तो उन्होंने अपनी हार को इस तरीके से लिया कि शायद उनकी उनको ठेस पहुंची इस बात को, मैं किसानों को नहीं समझा पाया और ये सब बात हो गई। योगी आदित्यनाथ अभी तक जो भी कर रहे हैं स्टेट में, वो एक प्रशासन को लेकर, एक सुशासन को लेकर वो काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से उनको काम पे उनके रोक लगाई जाती है, बाहर से आदमी थोपे जाते हैं, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो या वहां पे जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हों, जो टिकट के बंटवारे को लेकर बात होती है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 2024 आते आते कहीं ऐसा ना हो जाए प्रधानमंत्री मोदी को बनारस के अलावा
किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में भी इलेक्शन लड़ने की जरूरत पड़ी आ सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का यूपी में हस्तक्षेप जब था, जब 2014 और 19 में वो यूपी में इलेक्शन लड़े, तो उस टाइम मोदी जी का जो विजन था वो ये था कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, मैं देश का चौकीदार हूं, मैं कुछ होने नहीं दूंगा। और जिस तरीके की उन्होंने बातें की, करप्शन वालों को मैं जेल में डाल दूंगा और देश का काला धन वापस ले आऊंगा, स्विस बैंक अकाउंट्स में जितना पैसा पड़ा है वो आ जाएगा। तो वो सब बातें कहीं ना कहीं झूठी साबित हुई। नोटबंदी को लेकर, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन को लेकर आपने देखा किस तरीके से उन्होंने कहा कि ये देश के लिए अच्छा है, पर वो देश के लिए क्या अच्छा निकला पता नहीं लगा। 2019 पुलवामा के बेसिस पे जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई पाकिस्तान में, उसको लेके इलेक्शन लड़ा गया। अब 2024 में मुद्दे क्या हैं? अब 2024 में मुद्दा ये तो नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो G20 का सम्मेलन करा के एक बहुत बड़े लीडर हुए जा रहे हैं। G20 अधिवेशन को लेके जो डिनर भी रखा गया है तमाम लोगों के साथ, जो वहाँ बाहर से आपके जो गेस्ट आए हुए हैं, उसमें जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन खाड़गे साहब हैं उनको नहीं इनवाइट भेजा गया है। जबकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब इंडिपेंडेंस डे परेड पे नहीं पहुंचते हैं तो उन पे कहा जाता है कि ये देखिए गलत बात है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को आना चाहिए। और अब जबकि स्टेट डिनर है जिसमें G20 के लीडर्स आ रहे हैं, आपको एक हेल्दी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एक लोकतंत्र दिखाना है इस देश का कि हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर है, वी आर अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, तो उसमें इनको ऑपोजिशन के लीडर्स को बुलाने में भी कोताही है, प्रॉब्लम है। तो चोर क्यों नहीं बुला रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी मजबूत दिख रही है या खाड़गे साहब दलित हैं? मैं ये बात को तो इसकी उनके दिमाग में क्या है, उनके मन में क्या है, मैं ये नहीं कह सकता। पर मैं ये जरूर जानता हूं कि कांग्रेस की बढ़त को लेकर और इंडिया अलायंस को लेकर एनडीए काफी चिंतित है। और अब तो मयान में से तलवारें निकल आई हैं। आने वाले समय में बहुत कुछ होगा, बहुत सारी आप चीजें देखेंगे। पर अगर वो सेंटर और स्टेट की आपस में जो खाई पैदा हो गई है बीजेपी में, मध्य प्रदेश में एक बात मैं आपको और बता दूं, सुमित्रा महाजन का एक स्टेटमेंट आया है, जो लोकसभा स्पीकर थी बीजेपी की। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, जो जिन्होंने आरएसएस में, बीजेपी में पिछले 40-50 सालों से योगदान किया, उनकी सुनी नहीं जा रही है, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से अमित शाह की टीम इलेक्शन में टिकट बांटने के काम में लगी हुई है, पोलराइजेशन कम्युनलाइजेशन में लगी हुई है, उस स्टेट के जो पुराने लीडर्स हैं, जो 40-40 साल से 30-30 साल से बीजेपी में हैं, वो उसको लेके नाखुश हैं। तो एक यूपी वाली स्थिति मध्य प्रदेश में भी पैदा होती दिख रही है। और आने वाले समय में बीजेपी को मध्य प्रदेश में भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि सेंट्रलिस्ट पॉलिटिक्स आपने इंदिरा गांधी के समय में भी देखी, जब कांग्रेस के पास 400 से ज्यादा एमपी थे, राजीव गांधी के समय तब भी देखी। तो सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स ज्यादा टाइम चलती नहीं है, क्योंकि उसमें स्टेट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टेट्स के जो मिसाइल हैं, स्टेट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कमजोर होती है और उससे लोग परेशान होते हैं। तो स्टेट्स को, देश की फेडरल स्ट्रक्चर ऐसा है हमारा कि देश में हमारी स्टेट्स को प्राइमरी रखना चाहिए और उनके स्टेट्स की जो इश्यूज हैं उस पर इलेक्शन लड़ना चाहिए। और अगर सेंटर की पार्टी जो भी रूलिंग पार्टी है, उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप सेंट्रिस्ट पॉलिसी से, आप सेंटर में क्या कर रहे हैं उससे स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। तो स्टेट के जो एजेंडाज हैं या उसके मैनिफेस्टोज हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर कांग्रेस स्टाइल, जैसे कांग्रेस इलेक्शन लड़ती थी स्टेट्स में जब वो सेंटर में होती थी, उस तरीके से बीजेपी का भी आप एक सेंट्रिस्ट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स देख रहे हैं। तो जो हाल कांग्रेस का हुआ, आपको आने वाले समय में बीजेपी का भी वो पतन स्टेट्स में नजर आएगा। यूपी में तो आप देख ही रहे हैं और मेरे को अंदाजा है कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है।